Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. स्टडी विथ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर। आप तो वाटर के बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानते ही होंगे। वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को पढ़ेंगे पूरी दुनिया में पहले, फिर वाटर साइकिल को भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे चल के मूवमेंट ऑफ वाटर को देखेंगे कि ओशियंस में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, किस किस तरह के मूवमेंट होते हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है जिसमें एयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में आप लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते ही होंगे। वैसे फिर से जान लीजिए कि ओशियंस में जो वाटर होते हैं या फिर धरती पे जो वाटर होते हैं वो सन के धूप के वजह से गर्म होते हैं, और कोई भी चीज़ गर्म होता है तो उसका नेचर होता है कि वो फैलता है और ऊपर चला जाने लगता है। तो इस तरीके से वाटर जो है ऊपर जाना शुरू हो जाता है वेपर के फॉर्म में, और इवेपोरेशन को इसी को कहा जाता है, डिफाइन किया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये शॉर्ट डिफिनीसन है। उसी तरीके से जब ही वाटर ऊपर जाने लगता है तो आप जानते हैं ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होते जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर से वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगता है, तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। और कंडेंसेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस तरीके से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाता है, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स एकजुट होने लगते हैं, और जब ही वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्लाउड जब भारी हो जाता है, एयर उसे ऊपर रख नहीं पाता है, तो वो धीमे धीमे नीचे आने लगता है, तो उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन कहा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इस तरीके से वाटर साइकिल पूरा हो जाता है, और फिर से वाटर इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये होते रहता है। तो अब आप वाटर साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशियंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नॉन एज वाटर साइकिल। तो इस तरीके से वाटर साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं। एक और बात इसमें ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई वाटर किसी पहाड़ पे गिरा, तो पहाड़ पर से वाटर रन ऑफ होता है। रन ऑफ मतलब कि वाटर का दौड़ लगाना, तो वहाँ से दौड़ते दौड़ते फिर वाटर नीचे धरती पे आ जाता है या फिर ओशियंस में पहुँच जाता है, फिर इवेपोरेशन होता है। तो ऐसे रन ऑफ को भी जोड़ सकते हैं इसमें। एक टर्म है टेरेरियम। तो टेरेरियम का मतलब होता है कि ये एक तरीके से ये जार होता है, जैसे ये यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, तो इसमें प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, मिट्टी नीचे रख दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है। इसमें होता ये है कि पानी जो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से लिप्स में से निकलते हैं वो फिर से उसी में रह जाते हैं, और फिर वो नीचे मिट्टी में चले जाते हैं कंडेंस हो करके। तो इस तरीके से पानी का फुलफिल एक तरीके से रोटेशन बन जाता है, और इसमें प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। इसको सुंदरता के लिए कहीं कहीं लगाया जाता है। तो ये आर्टिफिशियली ऐसे बनाया जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग ए स्मॉल हाउस प्लांट। छोटे छोटे प्लांट्स को ऐसे रख लिया जाता है, और टेंशन मत लीजिए, इसमें एयर के लिए भी कुछ जगह छोड़ दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो एयर के लिए भी जगह छोड़ दी जाती है। तो अपना अर्थ जो है एक टेरेरियम की तरह है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेरेरियम की तरह है सही में, क्योंकि जो भी पानी जो था वो या तो धरती से ऊपर जाता है और फिर वही पानी रोटेट हो जाता है, तो फिर से साइकिल बना लेता है, और इस तरीके से इसे आप कह सकते हैं कि अपना अर्थ जो है एक टेरेरियम है। इस मैप में दुनिया के बड़े बड़े रिवर्स और लेक्स के बारे में दिया गया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें से कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, जैसे कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर जो है वो नील रिवर है, और फिर अपने देश का सबसे लंबा गंगा रिवर है, और दुनिया का सबसे बड़ा लेक कैस्पियन लेक है। आपको पता होगा कि ओशियंस में
जो वाटर होते हैं उसमें सॉल्ट्स पाए जाते हैं और डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है, जो कि कॉमन साल्ट होता है जो अपने घर में यूज़ होता है वो भी NaCl ही है। तो ये ख़ास तौर पे ओशियन में पाया जाता है और आपको पता ही होगा कि ओशियन से ही ये सॉल्ट निकाला जाता है और इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे टर्म है टेबल सॉल्ट, तो इसे कॉमन सॉल्ट कहिए या कॉमन टेबल सॉल्ट कहिए, तो टेबल सॉल्ट भी इसी को कहा जाता है। यहाँ पे एक टर्म है सैलिनिटी, तो सैलिनिटी इसे कहा जाता है कि 1000 ग्राम वाटर में, मतलब कि 1 लीटर वाटर समझ लीजिए, 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम आपका सॉल्ट है, तो उसे सैलिनिटी कहा जाता है। तो सैलिनिटी को मेजर किया जाता है। अब जैसे कि ओशियंस में मेजर किया गया तो ये लगभग 35 ग्राम आया, मतलब कि 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट पाया गया, तो ये 35 ग्राम होता है। लेकिन एक सी है, डेड सी, आप नाम सुने होंगे, जिसमें आदमी डूबता नहीं है, तैरते रहता है। तो उसमें होता यूँ है कि वहाँ पे जो सैलिनिटी है वहाँ पे 340 ग्राम है, मतलब कि 340 ग्राम वाटर में, 1 लीटर वाटर में 340 ग्राम सॉल्ट्स रहते हैं। इसके वजह से होता यूँ है कि उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। आगे हम लोग आप जब पढ़ेंगे तो डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और आदमी फ्लोट क्यों करता है या कोई भी चीज़ फ्लोट क्यों करता है, तो उसका कारण ये होता है कि नीचे से फोर्स लगाता है और वो अगर वाटर डेंसर होगा तो वो ज़्यादा फोर्स लगा पाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे 340 ग्राम सॉल्ट्स होने की वजह से उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और आदमी उस पर अगर जाता है तो तैरते रहता है, डूबता ही नहीं है। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आप लगभग कुछ जानते ही होंगे कि 97% ओशियंस एंड सीज में हैं, मतलब कि 97% जो वाटर का पार्ट है 97% वो ओशियंस और सीज में है। और इन दोनों में आप जानते हैं कि सॉल्टी वाटर होते हैं, तो इन्हें सलाइन वाटर कहा जाता है और इन्हें हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। बाकी 2% जो वाटर है वो आइस कैप्स के फॉर्म में है, ये या तो पोलर रीजन पे है या पहाड़ों पे है। तो 2% वाटर तो आइस के फॉर्म में है और ये 2% भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आइस के फॉर्म में है। तो उसके बाद बच गया लगभग 0.7%। 0.7% वाटर जो है वो फ्रेश है और उसमें से भी बहुत सा वाटर है, जैसे कि ग्राउंड वाटर है तो उसे हम लोग यूज़ कर पाते हैं। और उसके बाद का जो भी वाटर है, जैसे फ्रेश वाटर लेक है या इनलैंड सीज है या फिर सॉल्ट लेक्स हैं या एटमॉस्फेयर में है या फिर रिवर्स में है, तो इन सब का यूज़ हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। हम लोग मुख्य रूप से ग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं, जो कि लगभग 0.68% है, जिसे 0.7% कहा जाता है। दुनिया का 3/4 पार्ट तो वाटर से कवर्ड है, लेकिन उसमें से हम लोग ने देखा कि मात्र 0.7% ही हम लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं। और वाटर का कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए ये आप जानते ही होंगे जब आपको प्यास लगता होगा। तो इसीलिए हम लोग पूरी दुनिया में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे मनाने का मकसद यही होता है कि लोगों को बताया जाए कि वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए ये 22 मार्च का दिन चुना जाता है। और अगर आप बिहार से हैं तो आप जानते होंगे कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रह सकता है। अब आइए ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि ओशियंस में जो वाटर होते हैं उनमें किस तरीके का मूवमेंट होता है। तो हम लोग देखे होंगे आप कि पॉन्ड्स एंड लेक्स होते हैं, तो इन लोगों के जो वाटर्स होते हैं वो स्थिर रहते हैं, आराम से स्थिर रहते हैं। और रिवर्स के वाटर होते हैं एक खास मूव में डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन वहीं ओशियंस के तरफ अगर आप देखे होंगे तो वो बहुत तरह के मूवमेंट करते हैं, जैसे कि 3 ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स के रूप में। तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओशियंस में ये 3 मूवमेंट कैसे कैसे, कौन कौन से और किस तरह से होते हैं। सबसे पहले वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेव्स को समझने के लिए अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जब कोई पत्थर या गेंद पानी में फेंकते हैं तो इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का मूवमेंट होता है वाटर में, तो इसी को वेव्स कहते हैं। तो वेव्स का मतलब बस यूँ ही होता है कि अभी के लिए बेसिक है, बाद में वेव्स बहुत डिटेल में पढ़ना होगा फिजिक्स में आपको।
तो वेव्स में यहाँ अभी बेसिक में ऐसे डिफाइन कर लीजिए कि व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, मतलब कि वाटर जो है अल्टरनेटिवली ऊपर होता है और फिर नीचे होता है, मतलब कि एक बार वाटर ऊपर हुआ फिर वाटर नीचे हुआ, तो इसे वेव कहते हैं। डिफाइन इसे किया जाएगा और इमेज में आप समझ ही पा रहे होंगे कि वेव किसे कहते हैं। आप अगर ओशियंस के किनारे गए होंगे या फिर टीवीज़ में देखे होंगे तो आप देखे होंगे बड़े बड़े वेव्स चलते रहते हैं ओशियंस में, और ये हमेशा होते रहते हैं और ये विंड्स के वजह से होते हैं। जिस डायरेक्शन में विंड्स होता है ख़ासतौर पर उस डायरेक्शन में वेव्स जनरेट होते हैं, और ये विंड वेव से बहुत हाइट तक भी हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ओशियंस में अर्थक्वेक आ जाता है या उसमें वोल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड मैंने समझाया था कि लैंड्स क्या होता है कि स्लाइड कर जाता है, ठीक है। उस तरीके से वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। वोल्केनो मान लीजिए ओशियंस में हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो इसके वजह से पानी पूरी तरीके से हिल जाता है और वेव्स का रूप ले जाता है, और वो वेव्स हाई टाइडल वेव्स हो जाते हैं, मतलब कि ह्यूज वेव्स हो जाते हैं, और बड़े वेव को ही सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी से बहुत से डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। कोस्टल रीजन्स में जब सुनामी आती है तो ये लगभग 15 मीटर हाइट का ये आता है। 15 मीटर आप समझ सकते हैं कि 5 मंजिला इमारत हो गया लगभग। और ये हाईएस्ट जो लार्जेस्ट सुनामी जो दर्ज किया गया है दुनिया में वो लगभग 150 मीटर। आप समझ सकते हैं कितना लंबा ये सुनामी आया होगा, और इसमें जो आदमी जाएगा वो तो बचेगा नहीं, घर और तो बचेगा ही नहीं। उसी तरीके से इनका और कैरेक्टर है कि 700 किलोमीटर पर आवर तक ये चल सकता है, इतना तेज़ ये चल सकता है। और 2004 का सुनामी आप कहीं सुने होंगे तो जानते होंगे, वैसे जान लीजिए 2004 में जो सुनामी आई थी ये ओशियंस में, इंडियन ओशियन में आई थी, और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ भी आई थी, और उड़ीसा ये सब जो राज्य हैं कोस्टल रीजन में इन्हें बहुत घातक असर पहुंचा था। और एक इंदिरा पॉइंट का नाम क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे कि इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट था, मतलब कि इंडिया का सबसे साउथर्न जो पार्ट था वो इंदिरा पॉइंट कहलाता था, और वो अंडमान निकोबार से नीचे में था। तो वहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड के रूप में था, और जब ये सुनामी आई 2004 में तो उसे पूरी तरीके से मिटा डाला, उसके ऊपर से मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गए आदमी और जो भी थे। तो इस तरीके से इंडिया पॉइंट सबमर्ज हो गया ओशियंस में। सुनामी को शॉर्ट में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूज टाइडल वेव इज़ कॉल्ड सुनामी। तो सुनामी कुछ नहीं होता है, वेव का ही बड़ा रूप जब वेव्स ले लेते हैं तो उन्हें सुनामी कहा जाता है। और ये वर्ड जो है इसका ओरिजिन जापान से है। जापान में सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स। तो हार्बर वेव्स इसलिए क्योंकि हार्बर जो होते हैं मतलब बंदरगाह, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह जो होते हैं जिसकी वजह से वहाँ से शिप्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे स्टेशन होता है उस तरीके से शिप्स का स्टेशन होता है हार्बर। तो जब भी सुनामी आते थे तो हार्बर डूब जाया करते थे या उसे खतरा पहुँचता था, इसीलिए इसे सुनामी नाम रख दिया गया, हार्बर वेव्स। जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसी का यहाँ पे थोड़ा सा केस स्टडी है, तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए 26 दिसंबर 2004 को ये आया हुआ था, और इसका कारण था अर्थक्वेक आ गई थी इंडियन ओशियन में उधर। और इसका अर्थक्वेक का देखिए कितना रिएक्टर था, 9.09, बहुत हाई होता है, बहुत हाई हो गया ये। तो इसके वजह से ये बहुत तेज़ आया हुआ था सुनामी, और ये लगभग 800 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, इतना स्पीड से। और आगे हम लोग देखेंगे कि हज़ारों लोग मारे गए थे इसमें, 10,000 लोग लगभग मर गए थे इसमें। आप देख सकते हैं 10,000 लोग लगभग मर गए थे। और यहाँ पे कुछ इमेज डाले गए हैं डिस्ट्रक्शंस के। दूसरा जो मूवमेंट आता है ओशियंस वाटर में वो है टाइड्स के रूप में। तो टाइड्स क्या होता है, तो टाइड्स में ये होता है कि लेवल ऑफ वाटर का जो ओशियंस के वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, मतलब लेवल जो होता है वो ऊपर हो जाता है, और जब ऊपर होता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं, और फिर लेवल जब नीचे हो जाता है तो लो टाइड होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका कारण क्या है कि भाई लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है। और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर
ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड टाइड, मतलब कि दिन में 2 बार, लगभग कहा जाता है कि 6 घंटा 13 मिनट के आसपास में ये होता है। एक बार 6 घंटा 13 मिनट के लिए हाई टाइड होता है, तो फिर 6 घंटा 13 मिनट के लिए लो टाइड होता है। तो रिदमिक का मतलब ही होता है कि एक खास अंतराल के बाद फिर से कोई चीज़ का रिपीट होना है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि रिदमिक राइज एंड फॉल, मतलब उठना और फिर 6 घंटा 13 मिनट के बाद गिरना। तो इस तरीके से 2 बार होता है दिन में, इसलिए कहा गया ट्वाइस इन अ डे, तो इसे टाइड कहा जाता है। अब देखिए इसके कारण को समझते हैं। तो आप जानते होंगे कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है और अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, और अर्थ के पास भी ग्रेविटी है, मून के पास भी है, और सन के पास भी ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी की वजह से अपने अपने तरफ खींचते हैं एक दूसरे को, और बैलेंस बना रहता है, इसीलिए एक खास तरीके से ये लोग मूवमेंट करते हैं और एक ही पास साथ में रहते हैं लोग। तो इसमें ये होता है कि जैसे ही अर्थ है और मून है और सन है, तो इन तीनों पे एक दूसरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, और मून और सन के ग्रेविटी के फोर्स के वजह से इस तरीके से आ जाता है खिंचाव। वाटर जो लेवल है वो इस तरीके से आ जाता है खिंचाव में। अब इधर का जो लेवल है यहाँ का जो लेवल है वो तो हो जाता है डाउन, और यहाँ का जो लेवल है वो हो जाता है अप। वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर उठ जाता है ओशियन का वाटर का लेवल, तो उसके वजह से वहाँ पे क्या होता है हाई टाइड, और यहाँ पे जो लेवल होता है यहाँ पे डाउन हो जाता है, तो इसे कहते हैं लो टाइड। तो ये किस कारण से होते हैं, तो फैक्टर हो गए कि ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून। एक और तरीके से टाइड को 2 भाग में बांटा गया है कि स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो पहले पढ़ते हैं स्प्रिंग टाइड के बारे में। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि मून जो है वो फुल मून डे होता है या न्यू मून डे होता है। फुल मून डे कब होता है, तो जब यहाँ पे आप रहेंगे और यहाँ पे मून रहेगा तो इसका रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से आपको दिखेगा, तो ये होता है फुल मून डे। और ये होता है न्यू मून डे। न्यू मून डे क्या होता है, तो इधर से इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा सन मून पे, लेकिन यहाँ से जब आप देखिएगा तो ये चांद नहीं दिखता है, तो इसे न्यू मून डे कहा जाता है। तो न्यू मून डे या फुल मून डे, इन दोनों के दिन देखिए पैरेलल में है, ये मतलब कि एक साथ है, एक ही लाइन में है ये अर्थ, मून एंड सन। तो एक लाइन में होने की वजह से इस तरीके का खिंचाव आता है। खिंचाव आप देख सकते हैं दोनों में सेम है, और इस तरीके का खिंचाव आने की वजह से तो इस टाइड को, इससे क्या होता है कि इधर वाला पार्ट जो है वो हो जाता है लो टाइड, और इधर वाला जो पार्ट है वो हो जाता है हाई टाइड। तो इसे कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। दूसरा प्रकार होता है नीप टाइड। नीप टाइड इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी क्वार्टर पे मून होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो यहाँ से आप जब देखिएगा तो आधा चांद दिखेगा, और या वो चांद यहाँ पे हो सकता था, इसमें इमेज नहीं दिया है, यहाँ पे चांद होता तो भी इधर वाले लोगों के लिए यहाँ से क्वार्टर ही दिखता, तो या इस साइड या उस साइड चांद हो। इस समय आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे मून एंड अर्थ एंड सन है। तो इस तरीके से 90 डिग्री पे होने की वजह से, दूसरा बात कि मून का जो है सन अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होता है, मून ज़्यादा नज़दीक है अर्थ के, और अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और अर्थ पे जो वाटर है वो इस तरीके से खिंचा जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इधर साइड में, ऊपर वाले साइड में देखिए, अब ऊपर उठ गया होगा लेवल वाटर का, उसे हाई टाइड कहा जाएगा, और फिर इधर वाले साइड में नीचे हो गया होगा और इसे लो टाइड कहा जाएगा। तो इस तरीके से स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स दोनों होते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया पे एक साथ हाई टाइड नहीं हो सकता है, या पूरी दुनिया पे एक साथ लो टाइड नहीं हो सकता है। दो तरफ हाई होगा तो दो तरफ लो होगा, दो तरफ हाई होगा तो दो तरफ लो होगा। इन टाइड्स से ह्यूमंस को क्या फ़ायदे हैं, तो इनसे 2-3 फ़ायदे हैं। जैसे कि इस हाई टाइड से हम लोग को नेविगेशन में फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि हाई टाइड जब होता है तो वाटर जो होता है वो हाई लेवल पे आ जाता है, और वाटर ज़्यादा सी के शोर के नज़दीक आ जाता है, मतलब किनारे पे आ जाता है, तो वहाँ से जो है आसानी से नेविगेशन किया जा सकता है, शिप्स को ले जाया जा पाता है। उसके बाद फिशिंग में भी मदद आता है, क्योंकि हाई टाइड जब होता है तो फिशेस जो होते हैं वो किनारे पर ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस तरीके से फिशिंग में भी मदद होती है। और एक और इम्पोर्टेंट, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाई टाइड्स लो टाइड्स को दोनों को यूटिलाइज किया जाता है, और उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। आगे जब पढ़ेंगे आप लोग क्लास
8 या 9th में, तो उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे किया जाता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। पार्ट 2 लेक्चर में ओशियन करंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। धन्यवाद। तो ये जो मेरे द्वारा हाईलाइट PDF है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको लगता है आगे भी मुझे पढ़ाते रहना चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर आगे भी पढ़ाते रहना चाहिए। तो ज़रूर कमेंट करें और कोई सवाल हो या सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। और अगला चैप्टर का वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।